माय नेम इज गौरव प्रजापति। सिकरनी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सीखा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी होती क्या है, बेसिक नीड क्या है और उसको पढ़ते कैसे हैं। उसके अंदर हमने सारे फॉर्मूले देखे थे और इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने किसी लाइन को डिवाइड करके देखा था कि यदि हमारे पास कोई लाइन होती है और उसको किसी पॉइंट से डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करने के बाद यदि उसके रेशियोज हमारे पास पता हो तो अब हम उसके जो पॉइंट है, जो उसके कोऑर्डिनेट हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज हमने वो चीज सीखी जब हमारे पास यदि पॉइंट के रेशियो पता है तो वो जो पॉइंट है वो कैसे निकालते हैं और पॉइंट पता है तो रेशियो कैसे निकालते हैं। इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना था। आज हम थोड़ा सा और आगे पढ़ रहे हैं इसी डिवीजन के चैप्टर्स में। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन। देखिए एक्सटर्नल डिवीजन आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये अजीब सा आपको अब नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक लाइन है, जो लाइन क्या है ए बी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी, आपके पास एक लाइन है ए बी और इसी लाइन को मैं एक्सटर्नली डिवीजन करूँ। एक्सटर्नली डिवीजन का मतलब ये होता है कि बाहर एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी, मतलब ये हमारे पास यहाँ पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी को मैं यहाँ से क्रॉस करके बताता हूँ। इस पॉइंट पी से बी की दूरी और इसी पॉइंट बी से ए की जो दूरी है, यही हमारा एक्सटर्नल डिवीजन कहलाता है। देखिए बेसिकली एक्सटर्नल डिवीजन जैसी चीज होती है वो ये होती है कि आपके पास कोई एक लाइन है, उस लाइन को आप इमेजिनरी थोड़ा सा ज्यादा मानते हैं। जैसे मैं बात बोलूं कि आपके पास एक लाइन है, उसको डिवीजन करना है तो आप मिडल से डिवीजन करेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन यही लाइन मैं बोलूं कि मेरे पास फाइनाइट लाइन है लेकिन होती है इनफाइनाइट, मैं इमेजिनरी मानता हूं कि ये इनफाइनाइट लाइन हो, तो ये इनफाइनाइट लाइन हो तो उसका जो हम डिवीजन करते हैं तो वही हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सटर्नल डिवीजन कहलाता है। तो अब इस एक्सटर्नल डिवीजन का भी हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, जैसा कि हमने इंटरनल डिवीजन के बारे में कल पढ़ा और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला देखा था। इंटरनल डिवीजन का थोड़ा सा हम रिवीजन करें। इंटरनल डिवीजन का यदि हम फॉर्मूला थोड़ा सा रिवीजन करें तो इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला है पी मतलब वो जो पॉइंट था, इंटरनल डिवीजन की बात कर रहा हूं, अभी मैं एक्सटर्नल डिवीजन की नहीं बात कर रहा। थोड़ा सा रिमेंबर करते हैं इंटरनल डिवीजन के बारे में। इंटरनल डिवीजन पी का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था, m1 प्लस m2। मैंने आपको ऐसे ही याद करने का सिखाया था कि m1 प्लस m2 याद करना है, फिर नीचे भी आपको m1 प्लस m2 ही रखना है। अब बेसिक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पर फिर क्वेश्चन मार आएगा, फिर यहाँ आएगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। सर ये तो फॉर्मूला आपने नहीं बताया था, ये याद करने का तरीका बताया था। क्या याद करने का बताया था कि ये यदि हमारे पास x, y हो, क्या हो, x, y, तो इस x, y के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ x है तो यहाँ पर x रख दो, यहाँ y है तो यहाँ y रख दो। अब यहाँ m1 आया है तो यहाँ क्या आएगा, x2 आएगा, और यहाँ m2 आया है तो यहाँ क्या आएगा, x1 आएगा। वापस यहाँ चलते हैं तो यहाँ क्या आएगा, y2 आएगा और यहाँ क्या आएगा, y1 आएगा। तो आपने ये फॉर्मूला इस तरह याद किया था कि पहले क्या करना है, मैंने जैसे बताया था m1 प्लस m2 सारी जगह रख दीजिए। अब क्या चीज है, m1 के साथ रखिए x2, m2 के साथ रखिए x1। बस ये फॉर्मूला हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन का। अब चलते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन की तरफ कि एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला कैसे निकालना है। तो इसकी जो प्रूफ की बात मैं करता हूं तो इसका प्रूफ जैसे हमने इंटरनल डिवीजन का प्रूफ किया था उसी ढंग से इसका भी प्रूफ होगा। लेकिन एंड द वे क्या है हमारा इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन का प्रूफ कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक समझने पर्पस के लिए बताया जाता है। और यदि एग्जाम में इन द केस का मतलब यदि हमारी किस्मत खराब हुई तो वो आ सकता है, बाकी नो डाउट उसकी कोई चांसेस नहीं आने के, बट किस्मत का कुछ भरोसा नहीं है, एग्जामिनर का भी कुछ भरोसा नहीं, आ सकता है। तो इसलिए मैंने आपको इंटरनल डिवीजन का भी बता दिया। लेकिन रही बात एक्सटर्नल डिवीजन की, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा हमारा एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले का भी। अब देखिए एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले के बाद यदि मैं लास्ट वाला आंसर की बात करूं, जैसा कि मैंने यहाँ पर हमने लास्ट वाला आंसर निकाल दिया है, p इज इक्वल टू क्या निकाला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन का जो फॉर्मूला है करीब करीब दोनों सेम है। करीब करीब दोनों सेम का मतलब आपको फॉर्मूले में कहीं पे भी चेंजेस नहीं मिलेगा।
थोड़ा सा चेंज मिलेगा। देखिए चेंज क्या है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास वही p का फॉर्मूला, यहाँ पर p निकालना है, ये x, y हो चुका है। अब देखिए जैसा हमने पहले इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लिखा था वही लिखते हैं। कैसे लिखा था? m1 प्लस m2 लिखा था। तो अब देखिए ये तो था हमारा इंटरनल डिवीजन, लेकिन अब हमें क्या करना है? एक्सटर्नल डिवीजन करना है। अब हमें क्या करना है? एक्सटर्नल डिवीजन करना है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या चेंजेस आ रहा है कि ये जो प्लस है ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने किस में? माइनस में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो माइनस में कन्वर्ट होने के बाद फॉर्मूला क्या सेम रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 दोनों तरफ लिख दिया मैंने, m1 m2 कॉमा, आपको बस यहाँ ध्यान रखना है, फिर मैं आपको नीचे वाले की तरफ भी लिखे जाऊंगा। देखिए आपको ये रखा हमने, फिर क्या रखना है वापस m1 माइनस m2, तो मैंने m1 माइनस m2 रखा, और नीचे भी मुझे m1 माइनस m2 रखना है, तो नीचे भी मैंने m1 माइनस m2 रख दिया। रही बात, देखिए यहाँ मुझे x का लिखना है, यहाँ मुझे y का लिखना है। तो यहाँ मुझे x का लिखना है तो m1 है तो x2 लिखूंगा, m2 है तो फिर क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पर x1 लिखूंगा, यहाँ पर m1 है तो लिखूंगा y2 लिखूंगा, और यहाँ क्या लिखूंगा? y1 लिखूंगा। देखिए यही हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला आपको याद करना बहुत आसान हो चुका है। फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? देखिए आप केवल इंटरनल डिवीजन का याद कीजिए, जहां जहां इंटरनल डिवीजन में आपने प्लस लगाया था वहां लगा दीजिए आप माइनस, तो बन गया अपना एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। और आपको बस केवल एक फॉर्मूला याद करना है, वो है x का, और x का डुप्लीकेट फॉर्मूला y का, और उसी तरह डुप्लीकेट फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन का। क्लियर हो चुका है आपको माइंड में? और फॉर्मूला भी याद नहीं करना, फॉर्मूले को भी बहुत इजी तरीके से याद करवाया गया है। कैसे याद करना है? आपको बस ये याद रखना है, m1 प्लस m2 होता है ऊपर भी, m1 प्लस m2 नीचे भी, दोनों तरफ m1 प्लस m2 होता है। अब यदि हम x रख रहे हैं तो इसके x का अपोजिट रखते हैं, जैसे 1 है तो 2 रखना है, और 2 है तो 1 रखना है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जहाँ 2 है वहाँ 1 आएगा, और जहाँ 2 है, जहाँ 1 है वहाँ 2 आएगा। ये चीज़ आपको बस माइंड में ध्यान रखनी पड़ेगी। और फॉर्मूला दोनों का सेम है, और इसका जो प्रूफ है दोनों का सेम है। क्लियर हो चुका है आपको? देखिए प्रूफ के लिए हम चलते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये जो स्लोप है P बिंदु से, जो बिंदु पॉइंट P है, पॉइंट P से जो स्लोप है वो m1 कहलाएगी, और पॉइंट वो m2 है वो हमारे किसकी स्लोप है? P और B की स्लोप है। तो बस वही तरीका करना है। यहाँ पर आपको एक ये ट्रायंगल मिल चुका है, ये दूसरा ट्रायंगल मिल चुका है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर करेंगे, और जैसे ही हम इनको सिमिलर करेंगे तब हमें दो इक्वेशंस मिलेगी। उन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? बिंदु पॉइंट P की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर हो चुका होगा आपको एक्सटर्नल डिवीजन? बस आपको फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना है कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इन द केस हमारा किस्मत खराब रहे तो आपको प्रूफ भी पूछा जाएगा, बट मैंने आपको प्रूफ भी समझा दिया गया है। एंड द केस आपको कभी प्रूफ भी पूछा जाए तो आप प्रूफ भी देख सकते हैं हमारे पिछले वाले वीडियो के अंदर। पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने प्रूफ को बहुत ही डिटेल्स में समझाया कि प्रूफ कैसे आया गया है, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। क्लियर हो चुका है? अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे क्या है क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि हमारे अंदर देखिए यहाँ पर एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए स्पेशल केस क्या है? ये स्पेशल केस मैं हर बार यूज़ करता हूँ। जब मैंने डिस्टेंस की बात की थी तब भी मैंने एक स्पेशल केस लिया था, अब मैं यहाँ पर डिवीजन की बात कर रहा हूँ तब भी मैं एक स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ। क्यों स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ? देखिए हमारे यहाँ स्पेशल केस इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ओरिजिन हमारे बीच में आ रहा है, और ओरिजिन ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0, तो वही हमें फंसता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? देखिए जैसे मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि मेरे पास 4 टॉफी है और मुझे 2 बच्चों में बांटनी है, तो मैं क्या करूँगा? 2 एक को दे दूंगा और 2 एक को दे दूंगा, तो ये मेरे पास हो गया इक्वली डिवीजन। क्या हो चुका है? इक्वली डिवीजन। मतलब कि यहाँ पर जो डिवीजन का जो रेशियो है वो क्या है? 1:1। क्लियर हो चुका है आपके माइंड में? इसी प्रकार से मैं बोलूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक लाइन है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन के कुछ पॉइंट्स रहे होंगे, जैसे मैं बोलूँ इसको A है और ये मेरे पास B है। इस A की कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या रहे होंगे? x1, y1। इसके क्या रहे होंगे मेरे पास? x2, y2। ये हमारे पास AB एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और दूसरा x2, y2। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो पॉइंट P है
पॉइंट पी। अब ये जो लैंग्वेज लिखी है ना, इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या लाइन बोली गई है कि मेरे पास एक ऐसा पॉइंट पी है, जैसे मैं ये बोलता हूँ पॉइंट पी, ये पॉइंट पी क्या है x, y, लेकिन ये जो पॉइंट पी है इस ए बी लाइन को इस प्रकार से डिवीजन करता है कि इसका डिवीजन है वो इक्वल है। क्या है? इक्वल है। इक्वल मतलब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब ये 1 क्या है, 2:2 भी हो सकता है, 3:3 भी हो सकता है, तो रेशियो तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए ना। तो यहाँ पर जो हमारे रेशियोज हैं वो दोनों क्या है, सेम है, मतलब 1:1 है। तो जब हमारे पास रेशियो 1:1 हो जाते हैं तब हमारा जो फॉर्मूला है उसका P का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए हमारे पास में P के अंदर की बात कर रहा हूँ, P का जो फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y होंगे, और इसके अंदर केवल मैं x कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, x कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, x कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है x कोऑर्डिनेट का वो क्या है, पहले याद करते हैं, m1 प्लस m2। अब देखिए इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर इंटरनल डिवीजन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, m1 प्लस m2, नीचे भी क्या आएगा m1 प्लस m2, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आएगा x2, यहाँ m2 है तो यहाँ पर क्या आएगा x1। तो ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला तैयार। अब मेरे पास जो रेशियो है, रेशियो मतलब ये 1:1, 1:1 मतलब क्या है, m1:m2 की बात की जा रही है। तो m1:m2 की जो वैल्यू है वो 1:1 है। m1 और m2 की दोनों की वैल्यू जो है, यहाँ पर m1 की वैल्यू 1 है और जो m2 है उसकी भी वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब दोनों की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1:1 है। तो जब दोनों की वैल्यू 1:1 है तब मेरी जो x की वैल्यू निकलती है वो चेक करते हैं। तो x की जो वैल्यू निकल रही है मेरी फाइनली, देखिए m1 यहाँ था तो m1 की जगह रखा मैंने 1, वहाँ पर आया मेरा x2, प्लस m2 की जगह मैंने रखा 1, वहाँ पर आया मेरा x1 डिवाइड बाय नीचे आया m1 प्लस m2। तो देखिए जिस किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो क्या आता है, वही वैल्यू आती है। ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। तो यहाँ आ गया मेरे पास x2 प्लस x1 डिवाइड बाय यहाँ आ गया 2। तो यहाँ पर मेरा जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ है वो क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ये x2 लिखा है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर मैं जो फॉर्मूला बन के आया है वो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 बन के आया है। इसका मतलब क्या है, 4 टॉफी थी, 4 टॉफी को 2 भागों में बांटना है इक्वल इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, 4 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास मिडिल पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर की है। तो यहाँ पर जो मेरा स्पेशल केस के बाद जो फॉर्मूला आया है, जो स्पेशल केस के बाद जो फॉर्मूला आया है वो क्या है, x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2। y की बात की जाए तो y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया हमारा स्पेशल केस। स्पेशल केस मतलब यदि रेशियो हमारे क्या हो, 1:1 हो, तब हमारा जो कोऑर्डिनेट आता है P, उस कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। क्लियर हो चुका है आपको स्पेशल केस के बारे में। यदि इस टाइप का यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपको ये बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं लगा के आपको ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि जब हमारे पास 1 से 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहां पर हमें डायरेक्ट और शॉर्ट फॉर्मूले लगाने होते हैं, ज़्यादा लेंथी फॉर्मूला नहीं लगाना होता है। और यदि बाई चांस आपको याद नहीं आ रहा है तो आप लेंथी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप पर थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक हो सके आप बस यही काम कीजिए, 1 से 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्मूले लगाइए। क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे, देखते क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ है हमारी वहीं से क्वेश्चन लिया गया। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which is divides the line joined to point -2,1 and 5,4 internally in the ratio 2:3। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि मेरे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनी है, मतलब 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनी है। उस लाइन को कोई बिंदु P है, कोई पॉइंट P है, वो जो पॉइंट P है वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये हमारे पास एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को यदि मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करते हैं तो लेकिन यहाँ पर जो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2,1 दे रखा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 5,4। ये देखिए यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट और यहाँ पर पड़ा है दूसरा कोऑर्डिनेट और ये हमें रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट ये जो पॉइंट है इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। किसमें करता है 2:3 में डिवाइड करता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने की है, यदि कोई बच्चा यदि मैंने 5,4 इधर लिखा है और -2,1 यहाँ लिखा है, आप इसको पलट दीजिए। 5:4 इधर ले आइए, -2,1 को इधर लेके आ जाइए, फिर लिख दीजिए 2:3, तब भी आपके आंसर सेम ही आने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप कैसे भी लिख सकते हैं, आपका आंसर सही रहेगा। अब देखिए क्या करना है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें स्टार्ट करनी है क्वेश्चन करने से पहले, इसको ए मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं और इसको क्या मानते हैं बी मान लेते हैं। क्लियर हो चुका है। इस पी के कोऑर्डिनेट क्या लिखने हैं x, y। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हैं x1, y1। इसकी बात करें तो x2, y2 हो चुका है। क्लियर हो चुका है अब तक हमारे पास कि a पॉइंट हो चुका है, b पॉइंट हो चुका है और पॉइंट p हो चुका है। अब हमें पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं x, y। और ये डिवीजन कौन सा है इंटरनल डिवीजन है, तो इंटरनल डिवीजन का पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर x, यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं फॉर y, मतलब फॉर x और फॉर y। x के लिए निकालेंगे इस तरफ और y के लिए निकालेंगे इस तरफ, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे x, y। देखते हैं x का फॉर्मूला लिखते हैं। x इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए जो चीज मैं आपको बता रहा था ना कि आप उसको उल्टा कर सकते हैं, तो आपको रेशियो को भी उल्टा करना पड़ेगा। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो क्वेश्चंस में दिया गया है वो बोला गया है कि पॉइंट P से जो है इसका रेशियो 3 है। यदि आप रेशियो को उल्टा नहीं करेंगे तो आपका गलत आएगा। बाकी आप इस लाइन को पूरा उल्टा कर सकते हैं, वहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। क्लियर हो गया आपको दिमाग में। अब देखिए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। यदि मैं y की बात करूँ, यदि मुझे y के कोऑर्डिनेट निकालना है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, y का इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब इस रखते हैं फॉर्मूले में वैल्यू। देखिए फॉर्मूले में वैल्यू कैसे रखते हैं, चलते हैं वैल्यू रखने के लिए। तो यहाँ हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है उसको ले लेते हैं। एक तो -2,1 और 5,4। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है -2,1 और दूसरा कोऑर्डिनेट्स है 5,4। क्लियर हो चुका है। इसको मैंने माना है x1, इसको मैंने माना है y1 और बीच में कॉमा, उसके बाद इसको माना है x2, y2। अब रखते हैं फॉर्मूले में वैल्यू, x की वैल्यू रखनी है और रेशियोज कितना है हमारे पास 2:3। रेशियोज कितना है देख लेते हैं वापस 2:3 है। चलते हैं हम अब क्वेश्चन की तरफ कि हमें आंसर निकालना है। चलते हैं आंसर की तरफ फॉर x एंड फॉर y। फॉर x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो m1। अब देखिए यहाँ पर ये हो चुका है हमारे पास m1, ये हो चुका है m2। लेकिन मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि आप जिसे x1 y1 मान रहे हैं उसी का ही रेशियो आप क्या मानेंगे m1, जिसको आप x2 y2 मान रहे हैं उसी का ही रेशियो क्या मानेंगे m2 मानेंगे। क्लियर हो चुका है। अब फटाफट रखते हैं वैल्यू। m1 की वैल्यू कितनी है 2, ब्रैकेट क्लोज। x2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस ब्रैकेट क्लोज 3, फिर उसके बाद में x1 की वैल्यू कितनी है -2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि देखिए x1 की वैल्यू -2 है और x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 5 है। क्लियर हो गया है। इसी प्रकार से हम y के लिए निकाल लेते हैं। देखिए y के लिए क्या करना है हमें, m1 तो अपनी जगह पर आएगा प्लस y2 अपनी जगह पर आ गया प्लस उसके बाद में हमें m2 की वैल्यू रखनी है मतलब 3 और उसके बाद क्या रखना है y1, तो y1 की वैल्यू हो गया 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आता है वो देखते हैं। x इज इक्वल टू 5 2 हो गया है 10 माइनस 3 2 हो गया 6 और नीचे मिल चुका है हमें 5। यदि मैं y की बात करूं तो 4 2 हो चुका है 8
प्लस 3/5। क्लियर। 10 माइनस 6 की बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/5 और मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 11/5। क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर ये कट नहीं रहे हैं तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे आंसर आए हैं पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स, अब ये जो पॉइंट पी था, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कौन सा पॉइंट पी है। ये जो पॉइंट पी था, इस पॉइंट के जो पी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, पी के जो कोऑर्डिनेट्स मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो कितना है 4/5 और 11/5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 4/5, 11/5। क्लियर हो चुका है आपका आंसर। कैसे निकाला जाता है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो किस तरह सॉल्व किया जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पहले आपको ये डिसाइड करना होता है किसे आप x1 x2 मान रहे हैं, किसे आप y2 y1 मान रहे हैं। दूसरी चीज, जिसे आप मान रहे हैं उसको लिख दीजिए। क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि यदि आप नहीं लिखेंगे तो जब आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने जाएंगे तब आपकी मिसमैच हो जाएगी, और जब मिसमैच हो जाएगी तो आपका आंसर कभी भी राइट नहीं लिखेगा, और जब आंसर नहीं राइट निकलेगा तो आप हमें ही बोलेंगे कि सर आपने गलत पढ़ा है। तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ पे वो चीज़ पॉइंट करता हूँ जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, और यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा ये गलती करते हैं कि वो इस चीज़ को लिखते ही नहीं है, कौन सा m1 है, कौन सा m2 है, कौन सा x1 है, कौन सा x2 है, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, और सीधे फॉर्मूले में वैल्यू कभी भी नहीं पुट करनी चाहिए। आपको हमेशा लिखना चाहिए कौन सा x1 कौन सा x2 है, कौन सा m1 और कौन सा m2 है। क्लियर हो चुका है आपके माइंड में। अब चलते हैं आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इन विच रेशियो x डिवाइड द लाइन जॉइंट टू पॉइंट लाइन दे रखी है और ये बोला है x एक्सिस डिवाइड कर रही है। यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन दे रखा है, x एक्सिस डिवाइड कर रही है तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो डिवाइड करना है। इस टाइप का क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसको थोड़ा सा इजी बना देते हैं। कैसे इजी बना देते हैं, देखिए यहाँ पर बोला है x एक्सिस डिवाइड कर रही है तो हमें क्या निकालना है, रेशियोज निकालने हैं जो इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो चेक करते हैं कैसे करना है काम। हमें देखिए हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसके अंदर ग्राफ बना लेते हैं। यदि जब कभी भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप सीधा ग्राफ का सहारा लीजिए। सीधा ग्राफ का सहारा लेंगे ना तो आपको सीधी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए ये हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस। यदि मैं रफली ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर फील्ड ग्राफ नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा रफली ग्राफ बनाएंगे ताकि हमें थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर हो जाए कि क्या कहने वाले हैं हम, ठीक है, और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। देखिए पहला पॉइंट है 3, माइनस का 5, 3, माइनस का 5। तो 3, -5 मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट रहा होगा जो पॉइंट A है। ओके, पॉइंट B की बात करें तो क्या है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। x तो हो गया है नेगेटिव और हो गया है y पॉजिटिव, मतलब इसके यहाँ कहीं ये लाइन रही होगी। और जब मैं इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करता हूँ तो ये कोई लाइन रही होगी। अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये ओरिजिन से पास आउट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि ये ओरिजिन से पास आउट है। क्लियर है, बस हमें यही चीज़ बोली है कि एक लाइन है जो कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट पे हमें डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया बी पॉइंट, और ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो इसको हम मान लेते हैं बी पॉइंट। क्लियर हो चुका है। लेकिन हमें क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, तो हमें रेशियो निकालने हैं तो हम रेशियो भी निकालेंगे। देखिए इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स लिखना है, मुझे क्या लिखना है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट लिखना बहुत आसान है। कैसे लिखना आसान है, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0। सर आपने y को 0 क्यों किया, क्योंकि जो x एक्सिस पे लाइन पे पॉइंट होते हैं उसका जो y होता है वो क्या होता है, हमारे साथ 0 होता है। ये चीज मैंने आपको कहा बताई, हमारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने बता रखी है। अब देखिए पॉइंट ए की बात की जाए तो ए की कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, पहले ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 3, माइनस के 5, और ये इसके कोऑर्डिनेट लिखे हैं तो क्या आएगा, -4, 7। अब डिवाइड करना है हमें इसे। तो जब मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपको रेशियो के बारे में नहीं दिया गया हो और आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में दे रखा हो तब आप उसके रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आप एक काम कीजिए, उसको रेशियो मान लीजिए k/1। क्या मानेंगे, k/1
1, के रेशियो 1 मानेंगे तो के रेशियो 1 मानते ही आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अननोन कितने हैं, अननोन का मतलब जो हमें नहीं पता है। अननोन कितने हैं, एक तो x अननोन है, एक क्या है हमारे पास k अननोन है। तो x और k दोनों अननोन है तो हमारे पास x और k से रिलेटेड हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी चलो देखते हैं। हम काम करते हैं फॉर x कोऑर्डिनेट, फॉर x के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। देखिए मैं काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ x, y, ये तो हमारे पास हो गया x, y, ये हो गया हमारे पास x1, y1 और ये हमारे पास हो गया है x2, y2, ये हो चुका है। और ये हो चुका है हमारे पास m1 रेशियो m2। आपको पूरा क्लियर हो चुका है कि ग्राफ कैसे बनाना है, उसका डायग्राम कैसे बनाना है, ये सब क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम यहाँ पर फॉर x के लिए, मतलब मुझे पास क्या दिया हुआ है, x दे रखा है तो x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला फटाफट लिखते हैं। x इज इक्वल टू क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर हो चुका है आपके पास फॉर्मूला। अब देखिए x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या मानी है, k मानी है, x2 देखिए x2 की वैल्यू यहाँ से चेक की जाए तो कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ प्लस। अब देखिए m2, देखिए m2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 मानी है मैंने। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4, x1 की वैल्यू कितनी है -4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। देखिए मैंने एज्यूम किया है m1 रेशियो m2 को, ये बात याद रखिएगा, m1 रेशियो m2 को एज्यूम किया है k रेशियो 1 में। और ये k रेशियो 1 में क्यों किया है मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें k अननोन है और x भी अननोन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3k -4 डिवाइड बाय k प्लस 1, ये हो चुका है हमारे पास। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि यहाँ पर k भी अननोन x भी अननोन, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो क्या हो गया हमारे पास y कोऑर्डिनेट है ना, तो फॉर y, तो फॉर y के लिए कौन हम करते हैं, तो y इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होगा, m1y2 प्लस m1y1 m2y1 m1 प्लस m2। क्लियर हो चुका आपको। अब चलते हैं आगे, फॉर्मूले में फटाफट वैल्यू रख लेते हैं। y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। सर कैसे 0 है, x एक्सिस पॉइंट P 0। क्लियर हो चुका है। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4,7 और 3,5, तो ये है -4,7 एंड 3,-5। देखिए 3,-5। चलते हैं अब यहाँ पर m1 की वैल्यू मैंने क्या लिखी है k, और देखिए यहाँ पर y2 देखिए इसको माना था हमने x1, y1, इसको माना था हमारे पास x2, y2। ठीक है, y2 की वैल्यू यहाँ पर है -5 प्लस। अब चलते हैं m2 की तरफ। देखिए m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 1, और उसके बाद y1 की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 7, और यहाँ हो चुका है k प्लस 1। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिवीजन करते हैं और इस वाली चीज़ को इस तरफ सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इस जो k प्लस 1 है ना, इसको 0 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसको जैसे ही हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा, k ब्रैकेट क्लोज -5 प्लस यहाँ पर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 7 इज इक्वल टू हो गया है 0। क्लियर हो चुका है। अब ये जो प्लस का 7 है इक्वल टू किस तरह जाएगा, तो -7, तो यहाँ पर आ गया है -5k इज इक्वल टू -7, और k की जो वैल्यू आई है वो कितनी है -7/-5। तो k की वैल्यू आ चुकी है। अभी तक हमारे पास x भी अननोन था और क्या अननोन था हमारे पास, k भी अननोन था। अब यदि मैं इसको कैंसिल आउट कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पर k की जो वैल्यू आई है वो क्या है 7/5। अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है रेशियो तो हमने निकाल दिया। k की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k की वैल्यू आई है 5/7 रेशियो 1। ठीक है, अब 5/1 रेशियो 7 तो नहीं हो सकता, इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, तो एक काम करते हैं 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आएगा 5/7। सर ये क्या किया आपने,
बस यही तो किया है हमने। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको हटा देते हैं। देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है हमारे पास m1/m2। m1 की वैल्यू कितनी आई है, m1 की वैल्यू कितनी है 5/7/1। अब ये नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 5/7 आ जाएगा, और 5/7 ही तो है हमारे पास 5/7। क्लियर हो चुका है आपको यहाँ पर ये चीज़। अब देखिए यदि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता कि यहाँ पर x की भी वैल्यू निकाल दीजिए। इसी को थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं क्वेश्चन को, x की भी वैल्यू निकाल दीजिए। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमें किसकी जरूरत थी, केवल k की जरूरत थी, तो यहाँ पर k की वैल्यू रख देंगे आप, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको x की भी वैल्यू निकल जाएगी। अब जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि इसको k/1 में क्यों माना है मैंने, क्यों m1/m2 में क्यों नहीं माना है, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए कि हमने k/1 में क्यों माना है। ये चीज़ हमने नोट डाउन कर ली है, तो अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, तो आपको समझाते हैं कि यहाँ पर हमने k/1 क्यों माना गया है। देखिए हमारे पास क्या था, m1/m2 था, ये हमें निकालना था, लेकिन यदि मैं m1/m2 को एज ए वेरिएबल कंसिडर करता तो मेरे पास कितने वेरिएबल हो जाते, 2 वेरिएबल हो जाते, 2 वेरिएबल्स हो जाते। तो इसके लिए मुझे इक्वेशन की रिक्वायर्ड कितनी होती, 2 इक्वेशंस की रिक्वायर्ड होती, लेकिन मुझे क्या करना है, इक्वेशंस को कम करना है। इक्वेशन को कम करने से क्या होगा कि आपको जो सॉल्व करने की जो इजीनेस है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। देखिए फॉर रेशियो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे 2 वेरिएबल को कंसिडर नहीं करना है, इन 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो क्यों ना मैं काम करता हूँ, ये जो m1/m2 है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, m1/m2 को क्या लिख सकता हूँ, m1/m2 लिख सकता हूँ, ये कर सकता हूँ ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे रेशियो को डिवाइड बाय 1 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। तो इसके बाद में मेरे पास क्या होगा, यदि मैं इसको डिवाइड बाय 1 करूँगा तब भी मेरा आंसर क्या आने वाला है, वापस वही आने वाला है। मतलब यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ और वापस यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ और डिवाइड बाय 1 कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। अब देखिए ये जो m1/m2 है ना, इस m1/m2 को लेट अज्यूम कर लेता हूँ, लेट अज्यूम k मान लेता हूँ। क्या माना मैंने, k माना है। इसको k मानने से क्या होगा, मेरे पास k/1 बन जाएगा, और ये जो k/1 है यही तो एक्चुअल में वापस जाके m1/m2 है, और यही हमारे पास, यदि मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, k/1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो k लिखा हुआ है ना वो m1/m2 है, और जो 1 है ना वो तो हमने उसको इजी करने के लिए किया है। अब मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल कितना है, केवल एक वेरिएबल है, तो वो कौन सा वेरिएबल है, k है। हमारे पास वेरिएबल कौन सा हो गया है, अब हमारे पास केवल और केवल k हो चुका है। मतलब हमने क्या किया, वेरिएबल को रिड्यूस कर लिया है। वेरिएबल को रिड्यूस करने से क्या फ़ायदा होता है, वेरिएबल को रिड्यूस करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास इक्वेशंस कम बनती है, और जब हमारे पास इक्वेशंस कम बनती है तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर निकालना ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्लियर हो गया होगा आपके माइंड सेट में कि हमने यहाँ पर क्यों इसको k माना है, क्योंकि हमें इक्वेशंस को रिड्यूस करना है। क्लियर हो गया, इक्वेशन को रिड्यूस करने से क्या होगा, फायदा, इजीनेस हो जाएगा एग्जाम में। क्लियर हो गया है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन विच रेशियो, वहाँ पर क्या था, पहला क्वेश्चन था कि हमें रेशियो दे रखा था और हमें क्या निकालना था। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था, नंबर 1 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमें क्या निकालना था, रेशियो निकालने थे। सेकंड जो क्वेश्चन रेशियो दे रखे थे, पॉइंट निकालना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वहाँ पर मुझे रेशियो भी नहीं दे रखे थे, पॉइंट भी नहीं दे रखे थे, हमें दोनों निकालने थे। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी कर दिया है, यहाँ पर हमें पॉइंट दे दिया है और सिंपल सा रेशियो निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं, देखिए पॉइंट P है ना, ये हमारे पास पॉइंट है P है, तो इसको x1, y मान लेते हैं। ये पॉइंट A है तो इसको क्या मान लेते हैं, x1, y1 मान लेते हैं। ठीक है, इससे ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो चुका है हमारे लिए। x2, y2 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अज्यूम करना है, लेट अज्यूम क्या करना है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, और यही m1 रेशियो m2 क्या है हमारे पास, k/1 है। क्या है, k/1, और इसके अंदर ये माइंड करना है सेट की k की जो वैल्यू है वही हमारे पास m1/m2 है। क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं।
और इसका आंसर निकालते हैं। देखिए क्या करना है, पॉइंट दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है। देखिए फॉर एक्स एंड बीच में लाइन कर लेते हैं ड्रॉ, और फिर कर लेते हैं फॉर वाई। ठीक है, फॉर एक्स के लिए फॉर्मूला, एक्स के लिए फॉर्मूला बात करें तो क्या होगा, डिवीजन कौन सा है, यहाँ पर डिवीजन नहीं दे रखा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको माइंड में क्लियर कर लेनी चाहिए कि जब तक आपको डिवीजन के बारे में नहीं बताया गया हो तब तक आप उसे क्या मानेंगे, इंटरनल डिवीजन, और जब आपको डिवीजन के बारे में बताया गया हो तब आप उसे क्या मानेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर जो डिवीजन है वो कौन सा है, इंटरनल डिवीजन की बात की जा रही है। आपको माइंडसेट करना है, यदि आपको कोई भी डिवीजन नहीं देगा, जैसे यहाँ लिखा है डिवाइड, केवल डिवाइड लिखा है, इसका मतलब इंटरनल डिवाइड ही है। यदि आपको एक्सटर्नल डिवाइड का क्वेश्चन आएगा तो वो प्रीवियसली मेंशन्ड होगा। क्लियर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एम एक्स की वैल्यू निकाले जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, x1, सॉरी पहले हम किसको याद करते हैं, m1 को, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब फॉर y की बात करें तो फॉर्मूला एज इट इज कॉपी करना है, कर लेते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब फटाफट इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें कंपैरिजन करना है, यहाँ से हमें कंपैरिजन करना है और यहाँ से हमें कंपैरिजन करना है, सिंपल सा। तो x की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल टू m1 की वैल्यू हमने मानी k, m1 की वैल्यू क्या मानी हमने k, x2 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 4 प्लस m2 की जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर m2 की वैल्यू क्या मानी हमने 1, x1 की वैल्यू कितनी है -2 डिवाइड बाय k प्लस 1। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं इस तरफ y की तरफ, सॉरी y की तरफ। तो y से क्या वैल्यू आएगी, y की वैल्यू है यहाँ पर 3 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या मानी हमने k, y2 की वैल्यू कितनी है -9 प्लस m2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर m2 की वैल्यू मानी है 1, और यहाँ पर y1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 5 अपॉन, ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं ना तो 15 दिखेगा आपको। यहाँ पर ये भी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको 15 नहीं दिखाना है, वहाँ पर 5 ही दिखाना है 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब देखिए मैंने यहाँ तक क्यों सॉल्व किया है, ताकि जो पिछले वाला डाउट था, डाउट कौन सा था पीछे वाला बताते हैं। ये जो डाउट था कि सर आपने m1 रेशियो m2 को m1 रेशियो m2 ही क्यों नहीं माना, आपने k रेशियो 1 में क्यों कन्वर्ट किया है, इसका जो बेनिफिट्स बता रहा हूँ वो ये है। देखिए यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में मैंने m1 रेशियो m2 से यदि मैं इसको सॉल्व करता तो यहाँ पर k की जगह क्या लिखा आता, मेरे पास m1 आता और यहाँ m2 आता, तो वेरिएबल मेरे पास कितने हो जाते हैं, 2 वेरिएबल हो जाते हैं, और 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत होती, और 2 इक्वेशन है मेरे पास, लेकिन कहीं ना कहीं आप गलती कर लेते इक्वेशन को सॉल्व करने में। बाई चांस आप इक्वेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके आप वेरिएबल को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। क्यों करना है वेरिएबल को रिड्यूस, क्योंकि जब आप वेरिएबल को रिड्यूस करते हैं ना तो आपके पास इक्वेशन कम आती है। अब देखिए यहाँ पर मेरे को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ क्या मिलने वाला है। मैं चाहूँ x को सॉल्व करूँ या मैं चाहूँ y को सॉल्व करूँ, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करता हूँ ना तब भी मेरा आंसर आ जाता है। यस देखिए यहाँ पर भी केवल k है, जहाँ मैं x की बात कर रहा हूँ केवल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मेरे पास केवल क्या है, k है। यदि मैं केवल k को ही सॉल्व करता हूँ, केवल k को, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, x वाली इक्वेशन को, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, केवल k है, और k को सॉल्व करना आसान है। इधर इक्वेशन बोलता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास केवल क्या है, k है, और k को सॉल्व करता हूँ इक्वेशन की y से, तो भी मेरे पास क्या है, आसान है। तो मैं क्यों ना एक ही इक्वेशन लूँ और एक ही इक्वेशन से आंसर निकालूँ, नहीं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। m1 m2 उसको फिर इक्वेशन सॉल्व करो, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बनेगी, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बनने के बाद उसके सॉल्यूशंस मेथड्स निकालने पड़ेंगे, सॉल्यूशन मेथड्स के बाद उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। हाँ नो डाउट हम इसको पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, तब वहाँ पर हम 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। लेकिन यदि आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, क्यों बचाना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है, तो उस टाइम को बचाने के लिए आप के रेशियो 1 को ले सकते हैं। ये एग्जाम में प्रेफरेबल भी है, आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है कि आप के रेशियो 1 ले सकते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में के की जगह लैम्डा को यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए कि लैम्डा क्या है सर, के क्या है, दोनों सेम चीज़ है। आपको कोई एक वेरिएबल मानना है तो हमने उस वेरिएबल को के माना है।
अब चलते हैं हम आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम किसको ले रहे हैं, केवल x को ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास केवल x से ही आंसर निकल रहा है। ओनली फॉर यूज x, ठीक है, ओनली फॉर यूज x। तो x को सॉल्व करने के बाद क्या आंसर देखता है, देखिए माइनस का 2 इस तरफ है, इस तरफ क्या है माइनस का 2 इज इक्वल टू, अब देखिए क्या है k4 -1 -2, तो यहाँ आ गया 4k प्लस 1 ब्रैकेट माइनस का 2 अपॉन k प्लस 1। देखिए सेम टू सेम है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये k प्लस 1 है, इस k प्लस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या आंसर बचता है, देखिए ये हो चुका है माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k। ये प्लस का माइनस का 2 है, बाहर आएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2 में। क्लियर हो चुका है। अब इस सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस का 2k, ये हो गया माइनस का 2 इज इक्वल टू 4k माइनस का 2। क्लियर हो चुका है। अब देखिए माइनस का 2 और माइनस का 2 यहाँ पर दोनों जगह सेम है। एक मिनट, कुछ मिस्टेक्स हो गई। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए m1 की वैल्यू कितनी मानी है हमने, k मानी है। x2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4 प्लस माना है, m1 की वैल्यू 1 मानी है, x2 की जो वैल्यू है, अब यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर ली है। जो हमारे पास x2 की वैल्यू है वो माइनस का 3 है। x2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है, ठीक है। और यहाँ पर k/1 एज इट इज़ है, यहाँ पर भी x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है, और यहाँ पर भी क्या आ गई 3 एंड 3। क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये काम करते हैं। यहाँ पे प्लस का 4 के दिख रहा है ना, इस -2 को उधर लेके चले जाते हैं -2k को, और ये प्लस का 3 को उधर चले जाते हैं -4 के। तो आंसर कितना आएगा, 4k प्लस 2k इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का 2, यहाँ प्लस का 3 है, माइनस का 2 हो चुका है। 4 प्लस 2 हो चुका है हमारे पास 6k इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 हो गया 1। तो k की जो वैल्यू निकली है यहाँ पर 1/6 में भी है। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1/6। अब देखिए k तो नहीं है हमारे पास, k/1 है, क्या है, k/1 है, और k/1 की वैल्यू कितनी है, 1/6/1 है। क्लियर है आपको यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में ये जो k है, एक्चुअल में जो k है वो है m1/m2। इसका मतलब क्या है, 1/6 लिखा हुआ है, 1/6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, m1/m2 लिखना है मुझे, तो m1/m2 लिखना है तो 1/6 लिखना है। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आया है हमारे यहाँ पर जो हमारा ये जो डिवीजन कर रहा है k/1 में, इसका जो आंसर आया है वो कितना है, 1/6। 1/6 तो आंसर आपको पता चल चुका है, 1/6 है। और किस तरह सॉल्व किया है ये भी आपको पता चल चुका है। आप किसी एक को ही सॉल्व कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। आप चाहे y को सॉल्व कीजिए, चाहे x को सॉल्व कीजिए, दोनों से आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। बस ये बात ध्यान रखिए, आप वेरिएबल को कम कीजिए, क्योंकि वेरिएबल को कम करेंगे तो आपके इक्वेशंस बहुत आसान हो जाएगी। क्लियर हो गया है आपको। अब चलते हैं, देखिए यदि आपको आज वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में उसे कवर कर सकें। इसके साथ साथ ये चीज़ ध्यान रखिए कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक्सरसाइज कौन सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज है उसके भी क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कर दीजिए, ताकि उसके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट क्वेश्चंस हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम अगले वाले लेक्चर्स में उसको सॉल्व करवा सकें। थैंक यू।